ये वीडियो स्पेशली सीबीएसई के उन स्टूडेंट के लिए है जिनका सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड्स में एसेंशियल रिपीट लग चुका है। तो देखो, डायलॉग हम हमेशा ऐसा देते हैं कि एक सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड आवर फ्यूचर, लेकिन भाई जब रिजल्ट ऐसा आ जाता है तो यही सिंगल शीट ऑफ पेपर हमारा बहुत कुछ फ्यूचर डिसाइड कर लेता है कि आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। और अभी से अगर सही स्टेप, करेक्ट स्टेप अगर ना लिया जाए, ठीक है, करेक्ट स्टेप अगर ना लिया जाए तो पता चला इसी लूप होल में फंसे हुए रहेंगे अगले 7 जन्म तक। तो इस वीडियो में मैं पूरा कवर करूंगा कि तुम्हें एक्चुअली में क्या करना चाहिए अगर तुम्हारा एसेंशियल रिपीट लग गया है तो, और क्या क्या ऑप्शंस तुम्हारे पास होंगे। सारा चीज मैं A to Z कवर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देख लेना और समझ लेना चीजों को। तो यहाँ पे जो तुम ये मार्कशीट यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा एक स्टूडेंट है हमारे पास जो आया काउंसलिंग लेके। किसी को अगर मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए, ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और उसको परचेस करे। और वो काउंसलिंग का प्राइस अभी 499 का आ रहा है, ठीक है। वहां पे जाके अपना नेम, ईमेल आईडी और तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, मोबाइल नंबर वगैरह सही से फिलअप करके पेमेंट कर देना। मैं तुमसे फिर कांटेक्ट कर लूंगा और तुम्हारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के मैं दूंगा, ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, बार बार तो धक्के नहीं खाएंगे ना। कभी तो देखो, अभी क्या होता है, कभी पैरासीटामोल ले रहे तो कभी वॉलिनी लगा रहे तो कभी कुछ कर रहे। तो सही तरीके का इलाज अगर ना किया जाए तो ये मतलब हाल बेहाल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है। ये हमारे पास आया, भैया मेरा इंग्लिश में तो 79 मार्क्स आया, फिजिकल एजुकेशन में मेरा 84 मार्क्स आया, मतलब डिसेंट स्टूडेंट है, खराब नहीं है भाई। अगर ये आर्ट्स का स्टूडेंट होता पता चलता अगर 70 प्लस ला देता मे भी, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो तो उस पर डिपेंड करता है वो पढ़ाई कैसे करता, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक स्टूडेंट है अपना। लेकिन भैया मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरे तीनों में आरटी 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 लग गया। तो देखो, अगर तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट में आरटी लग गया, मतलब कि या तो 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट आरटी लग गया, तो तुम्हारा रिजल्ट एसेंशियल रिपीट आ जाएगा। और नहीं तो अगर तुम्हारा 6 सब्जेक्ट है और 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में आरटी लग गया, मतलब कि या तो 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट में आरटी अगर लग गया तो तुम्हारा रिजल्ट भी एसेंशियल रिपीट आ जाएगा। तो इस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? तो हमने जब इनसे कंसल्ट किया तो ये कहते हैं, भैया मैंने ना बहुत पढ़ाई की थी, मैंने दिन का लगभग 6 से 8 घंटा पढ़ाई की, 6 to 8 आवर्स पढ़ाई की। मैं लेक्चर देखता हूँ, ठीक है, लेक्चर देखता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, मगर होता नहीं है मेरे से, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व इनसे नहीं होता। बाकी लेक्चर में सारा अंडरस्टैंड कर लेते थे और रिविजन वगैरह ढंग से इसका नहीं हो पाता था, रिविजन नहीं कर पाता था मैं, और इसी वजह से मेरा चीजें मतलब हो नहीं पाया मेरे से। और बोर्ड एग्जाम आते आते मैं काइंड ऑफ खत्म सा हो चुका था, तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आरटी 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 आ गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी ये किसी का सुन के देखो, सॉल्यूशन तो इसका कैसे, एक तो तरीका है कि सीबीएसई बोर्ड से दोबारा एग्जाम देने का, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से दोबारा एग्जाम देने का 2027 में, और ऑल सब्जेक्ट का देना पड़ेगा, ऑल 5 सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे थ्योरी का एग्जाम देना पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिकल का एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा, एक सिंगल मार्कशीट बनेगा और सारा चीज हो जाएगा। लेकिन सुनो, अभी ध्यान से सुनो, और एक तो है एनआईओएस बोर्ड में आ जाने का, ठीक है, एनआईओएस बोर्ड में आ जाने का, और यहां से या तो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देने का, ठीक है, नहीं तो 2 टीओसी और 3 सब्जेक्ट, और नहीं तो 1 टीओसी और तुम्हारा 4 सब्जेक्ट। मिनिमम 5 सब्जेक्ट तो होना पड़ेगा ना 12वीं पास होने के लिए, 12 पास होने के लिए 5 सब्जेक्ट चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन इनके पास है, और आगे मैं तुम्हारा ऑप्शन भी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या ऑप्शन तुम्हारे पास रहेंगे एसेंशियल रिपीट आने पे। तो मैंने इनका प्रोज एंड कॉन सारा कुछ कंसल्ट करके समझा कि ये बच्चा अगर सीबीएसई में मैं इसे छोड़ दूं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं फिर से अटकेगा। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि अपना प्रॉफिट के लिए मैं इसको एनआईओएस बोर्ड में यहाँ पे मतलब ट्रांसफर करा रहा हूं, ऐसा नहीं है। चीजों को समझो, अच्छे से समझो, ठीक है, खिचड़ी नहीं करने का, पहले चीजों को समझो अच्छे से। ये बच्चा डरा हुआ है, ठीक है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, समझ लो ना। तो क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे टेरेस है, और यहाँ पे तुम हो, और तुम्हें कहा जाए कि इस कॉर्नर पे खड़े हो जाओ, ठीक है, तो तुम्हें जब कहेंगे लोग कॉर्नर पे खड़े हो जाओ, तुम डर के मारे तुम्हारा आत्मा कब जाएगा। लेकिन भाई एक स्टंट मैन या कोई इलेक्ट्रिशियन या कोई मतलब वो जो इन सब का काम करते, वो लोग अगर कॉर्नर में उनको अगर कूदने को भी बोलूं, मैं बोलूं कि उनको रस्सी दे रहा हूं वो नीचे कूदे बिल्डिंग से, वो कूदने को भी तैयार हो जाएंगे। तो किसी के लिए कुछ सही होता है, किसी के लिए कुछ गलत होता है। इस वजह से हमेशा पैरासीटामोल खा लेने से और क्या कहते हैं उसको वॉलिनी लगा लेने से भाई दर्द कम नहीं होता, उल्टा उल्टा पता चले तो और बढ़ जाता है। तो इनको जो मैंने कंसल्ट किया, अगर तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड में डर लग रहा है तो तुम एनआईओएस बोर्ड में आओ। लेकिन 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 सुनो सुनो, एनआईओएस बोर्ड में आने से भी जिंदगी इनका आसान नहीं होगा। पढ़ाई उधर भी करना था, ठीक है, पढ़ाई वहां भी करना है, सीबीएसई में भी करना था, और पढ़ाई क्या कहते हैं एनआईओएस में भी करना पड़ेगा। इवन कई चीजें मैं यहाँ पे कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या चीजें यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो देखो इनको मैंने क्या बताया यहाँ पे,
तो देखो सीधा सीधा हमारा स्टूडेंट से बात हो गया, स्टूडेंट ने कह दिया कि भैया सीबीएसई बोर्ड से मुझे डर लगता है, बार बार पढ़ाई कर रहा हूं मैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा। तो मैंने जो उसका वो समझा कि उसका डर जो आत्मा कांप रहा है, वैसे देखो सीबीएसई बोर्ड वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड है, जिसका पासिंग परसेंटेज इस बार 85% है। ठीक है, वही एनआईओएस का देखो कि पासिंग परसेंटेज रहता है 60 to 70% रहता है। ठीक है, पब्लिक एग्जाम में, पब्लिक में, और बाकी ऑन डिमांड में आजकल एनआईओएस का पासिंग परसेंटेज रहता है लगभग 50% रहता है, मतलब आधा स्टूडेंट पास आधा स्टूडेंट फेल। तो सीबीएसई में नो डाउट क्राउड अच्छा है, स्टूडेंट अच्छे हैं, फैसिलिटी भर भर के है, तो इस वजह से सीबीएसई का पासिंग परसेंटेज थोड़ा सही रहता है। नो डाउट सीबीएसई इज वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड, वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड। लेकिन वो कहते हैं ना, मन में वो डर बस गया, मन में वो डर बस गया, और बाकी मार्केट में जब निकल रहे तो एनआईओएस के बारे में लोग ये बता रहे वो बता रहे, तो दिल में और धड़कने तेज हो रही है, क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा भाई रुको, जब तुम मेरे गाइडेंस में आए हो तो मैं तुम्हें क्लियर कट समझा दूंगा कि क्या करना चाहिए ऐसे केस में। और एक तो ये स्टूडेंट है 75% वाला, मतलब कि जेई का एस्पिरेंट है। ठीक है भैया, हमें जेई के लिए भी एलिजिबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए सीबीएसई बोर्ड से भी हो जाता है, एनआईओएस बोर्ड से भी हो जाता है। तो अभी समझाते हैं। मैंने इनको बोला भाई सीबीएसई बोर्ड को हाथ जोड़ के राम राम कर दो, अगर डर लग रहा है तो उसका दिखाएंगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उसका आगे जाकर समझाएंगे तुम्हें। तुम आ जाओ एनआईओएस बोर्ड में। ठीक है, अब एनआईओएस बोर्ड में आ जाओ। अब कुछ लोग क्या समझते हैं, एनआईओएस बोर्ड देखो कोई घर की खेती नहीं है भाई, ऐसा नहीं कि आदमी अपने घर पे खोल के बैठा है, ठीक है, और इसका मतलब कुछ कहीं से रिकॉग्नाइज्ड है, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। एनआईओएस बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। जैसे सीबीएसई बोर्ड भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है एमओई के अंदर, वैसे एनआईओएस बोर्ड भी है। डिफरेंस बस यही है, सीबीएसई बोर्ड में स्कूल होता है, रेगुलर स्कूल जाते बच्चे, और यहाँ पे होता है ओपन स्कूलिंग, मतलब स्कूल नहीं जाना पड़ता, बाकी सर्टिफिकेट की मान्यता उतना ही है, मतलब 99% जगह पे वैलिड है। क्यों भैया 99 क्यों, 100% क्यों नहीं वैलिड है? कोई एक दो जगह होता है, 1000 में से आउट ऑफ 1000 एक दो जगह ऐसा होता है जहां पे वो डिमांड करते हैं कि हमें रेगुलर कैंडिडेट चाहिए। जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तुम्हें पता है इंग्लैंड में है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूके। तो वो कहता है कि हम एनआईओएस को इंडिया में से एक्सेप्ट नहीं करते, एनआईओएस को एक्सेप्ट नहीं करते, और एनआईओएस के साथ साथ स्टेट बोर्ड को भी एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, स्टेट को भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो किसको एक्सेप्ट करता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करता है सीबीएसई बोर्ड को और तुम्हारा आईएससी बोर्ड को। ठीक है, और इसमें भी तुम्हारे 95% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये है क्राइटेरिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। तो अगर किसी का मतलब ठान बना ही लिया कि हमें वही जाना है, तो जो मर्जी करो, अपना सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में नाम लिखाओ। लेकिन अगर तुम्हें आईआईटी, ठीक है, एम्स, फिर दुनिया भर की चीज, यहाँ पे जितना भी कोर्सेज है, यूपीएससी, ये वो, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, इंडिया में लगभग 998 जगह आउट ऑफ 1000 वैलिड है। और दो जगह इंडिया में कहां पे वैलिड नहीं पता है? वैलिड तो वहां पे भी है, डॉक्यूमेंट दिखाओगे लीगल तरीके से वैलिड वहां पे भी है, लेकिन वो रीजन देते कि बेटा हम ना ओपन स्कूलिंग नहीं लेते, हम ओपन स्कूलिंग नहीं लेते, हमें रेगुलर कैंडिडेट चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर एक दो जगह है तो वहां पे वो नखड़े दिखाते, बाकी लेना उनको पड़ेगा, लेकिन ये बहाना मारते वो लोग। तो अगर वो नहीं ले रहे, हम नहीं जा रहे भाई, जब 1000 में से 998 जगह हमें ले रहा है, हमें एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम क्यों ही उस वाले कॉलेज या उस वाले यूनिवर्सिटी में जाएंगे? तो वही बात है। ठीक है, बाकी हर जगह ऑलमोस्ट वैलिड है। अब ये तो कॉन्विंस हो गया कि भाई को एनआईओएस में आना है। भाई एनआईओएस में भी कई सारे दरवाजे हैं, है ना। कोई कोई ब्रोकर हमसे ये बोलता है इतना पैसा दे दो इसमें वो करा दूंगा, कोई कोई ब्रोकर हमसे वो बोलता है उतना पैसा दे दो उसमें ये करा दूंगा। देखो ऐसा झंझट में फंसना चाहते हो जिंदगी का, मतलब जिंदगी मजे लेता ही रहेगा तुम्हारा। लेकिन अगर क्या है, थोड़ा सही डायरेक्शन पे चलो तो पता चला आसानी से चीजों को संभाल लो और निकल जाओ। तो एनआईओएस की दुनिया में अभी मार्केट में दो ढिंडोरा बहुत पीटा जा रहा है। एक तो है भाई ऑन डिमांड जून टू सितंबर, एंड दूसरा है कि भाई अक्टूबर 2026 स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 वाला। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रीम ये थोड़ा इरेज हो गया, तो स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 वाला जो अक्टूबर है उसमें अभी एडमिशन ओपन है। दोनों तरीके का अक्टूबर होता है, एक है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 जिसका क्लोज हो चुका था मार्च तक, और एक है स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 ये वाला जिसका भी खुला हुआ है एडमिशन। तो देखो इसको गलती से भी ऑन डिमांड एग्जाम में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि एक बात समझो, ये सीबीएसई का एसेंशियल रिपीट वाला बच्चा है, मतलब सीबीएसई का फेल स्टूडेंट है। ठीक है, सीबीएसई का फेल स्टूडेंट है। तो हर एक बात समझो, जो सीबीएसई जैसा एग्जाम जहां पे एक तो 11 क्लास प्लस 12 क्लास होता है, उसमें से 11 क्लास का नहीं आता, 12 क्लास का सिलेबस आता है, तो बस 12 क्लास का 50% सिलेबस में वो स्टूडेंट आरटी आ रहा है, पीसीएम तीनों में। ठीक है, पीसीएम तीनों में आरटी आ रहा है। तो यहाँ पे जो 60% सिलेबस, मतलब ऐसा होता है ना 11 प्लस 12 मिला के तो 100% सिलेबस होता है ना। तो 100 का 60% सिलेबस पढ़ना पड़ता है एनआईओएस। ठीक है, ऑन डिमांड में भी पब्लिक वाले में भी। पहले ऑन डिमांड में 100% पढ़ना होता था, अभी 60% पढ़ने से ही काम हो जा रहा है। ठीक है, ये जो बात है। तो एक बात समझो, ये स्टूडेंट 6 महीने में, 1 साल में, 12 महीने में 50% सिलेबस नहीं कर पाया, ठीक है, आरटी लग गया, तो अब ये 1 महीने में, 1 या 2 महीने में कैसे 60% सिलेबस करेगा एक दूसरे बोर्ड के दूसरे पैटर्न पे?
बात को समझो ना। लोग यहाँ पे कहेंगे कि एनआईओएस आसान है बेटा, यहाँ पे ऐसा हो जाता है। अरे भाई सब आसान है, सब आसान है। सीबीएसई भी आसान था भाई, पास करना मुश्किल काम थोड़ी है। सीबीएसई भी बहुत आसान था, लेकिन भाई तुमसे क्यों नहीं हुआ? फिर भी सही स्ट्रेटेजी या सही डायरेक्शन में नहीं रहोगे तो ऐसा ही ना हाल होगा, सही मेंटोरिंग में नहीं रहोगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑन डिमांड में इसको भूल करके भी नहीं जाना। हमें जून टू सितंबर में एग्जाम नहीं देना। क्यों नहीं देना, एक बात समझो। एक बार अगर कोई स्टूडेंट जैसे सीबीएसई से एनआईओएस में आ रहे हो ना, तो अगर कोई स्टूडेंट ऑन डिमांड में एंटर करता है, ठीक है, तो उसको ऑन डिमांड में ही खेलना पड़ता है। समझ रहे हो? मतलब वो अक्टूबर और अप्रैल वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होता, उसको ऑन डिमांड में ही खेलना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बातें? लेकिन उल्टा केस, अगर कोई अक्टूबर में लेता है तो वो ऑन डिमांड में तो खेल सकता है, ठीक है, ऑन डिमांड में तो खेल सकता है ओडी, और साथ ही साथ अप्रैल वाले में भी खेल सकता है, और आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे एनआईओएस में सब में खेल सकता है। तो ये एक बेनिफिट है ना? तो यही बात है, इस स्टूडेंट को ऑन डिमांड वाले में नहीं जाना, जून टू सितंबर वाले में नहीं जाना। जाने को जा सकते हो तो जो मर्जी करे, अपना एक महीने में पढ़ाई करे, ठीक है, एक महीने में पढ़ के फिर यहाँ पे लाते 90% जैसे लोग बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो तो सीबीएसई वाले में भी बताया करते थे, और वो एनआईओएस वाले में भी अब यहाँ पे बता रहे लोग यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सीबीएसई में क्वालिटी था, फिर भी सीबीएसई में क्वालिटी था। जो लोग बता रहे वो कम से कम अच्छे टीचर्स वगैरह थे, क्वालिफाइड वगैरह सारा कुछ थे। लेकिन एनआईओएस में क्या है, कचरापंथी भड़ भड़ के, ठीक है। यहाँ पे जब देखोगे भड़ भड़ के कचरापंथी कंपेयर टू सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड बहुत हाई फाई बोर्ड था, ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट था उधर का। और इधर क्या है, एनआईओएस का जो कंटेंट है, मतलब जो मिलता है तुम्हें ऑफलाइन पे और ऑनलाइन पे, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन पे जो मिलता है वो काइंड ऑफ कचरा बनती है, अच्छा नहीं है। तो इसलिए ऑन डिमांड को तो टाटा बाय बाय बोल दिया। एंड मैंने बोला कि तुम अक्टूबर 2026 में जाओ, ठीक है, स्ट्रीम टू ब्लॉक 1 वाले में जाओ। और इसमें क्यों जाओ, बात को समझो। इसमें इस वजह से जाओ, एक तो तुम टीओसी कर लो, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में तुम्हारे अच्छे नंबर थे, दोनों में 75 प्लस था, टीओसी कर लो। कोई जरूरत नहीं है दोबारा इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देने की। भैया नहीं, हमारा फिर भी मन कर रहा है हम इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का देंगे, हम 95 चाहिए हमें इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में, तो दे सकते हो। लेकिन देखो, कैरियर का वाट लगाना और मतलब सही डायरेक्शन पे चलना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा, अब जब धक्के खा चुके हो, एक बार धक्के जब लग गया, अब तो सुन लो, बड़े बूढ़े लोग क्या बोल रहे हैं अब तो सुन लो। तो इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का टीओसी करवा लेगा, एग्जाम नहीं देगा, और पीसीएम का एग्जाम देगा, और इसका एक 5 सब्जेक्ट का मार्कशीट बनेगा, जहां पे इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन भी एज इट इज बैठ जाएगा, पीसीएम भी बैठ जाएगा, और कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं होगा कि इसने टीओसी लिया, ऐसा वैसा कुछ भी मेंशन नहीं होगा, और सिंगल मार्कशीट बनेगा। और जेई नीट जहां मर्जी लगाना चाहे, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ये वो, जहां दुनिया भर की चीजें कर सकता है, ठीक है। तो ये तो एक बेनिफिट हुआ। अच्छा भैया, क्या है टीओसी वाला सिस्टम हम ऑन डिमांड में ले सकते हैं? हाँ, उसमें भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों मैं ऑन डिमांड मना कर रहा हूं? क्योंकि जो चीज तुम्हारा 2 साल से 1 साल से नहीं निकला, अब वो 1 महीने में 2 महीने में कैसे निकलेगा? ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। और निकल भी जाए तो बहुत स्ट्रेस लेके, उल्टा पुल्टा मतलब तरीके से प्रिपरेशन करके अपनी ऐसी की तैसी करोगे। इससे बेहतर है थोड़ा पढ़ लिख के सही तरीके से प्रिपरेशन करो, अच्छे परसेंटेज लाओ और बढ़िया करो लाइफ में, ठीक है। तो अक्टूबर वाले में ये स्टूडेंट जाएगा अभी। हाँ, तो वही बात है, कुछ लोग बोलते हैं ना बेटा साल बचा लो, जून में एग्जाम देके साल बचा लो। नहीं, हमें साल नहीं बचाना, हम अक्टूबर में एग्जाम देंगे, जनवरी में रिजल्ट आएगा, और क्या कहते हैं, हम नेक्स्ट ईयर 2027 में कॉलेज जाएंगे, जोसा काउंसलिंग में जाएंगे, ठीक है। जोसा काउंसलिंग या जो एमसीसी होता है, मतलब मेडिकल वाले का काउंसलिंग, उन सब में जाएंगे, सीयूटी के काउंसलिंग में जाएंगे, अच्छे मन के साथ एग्जाम देंगे, बढ़िया करेंगे लाइफ में। हम वो जल्दबाजी वाले चक्कर में नहीं रहेंगे, पहली बात तो ये है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा खुद का यहाँ पे, ठीक है, मैं जो तुम्हारे सामने बैठा हूं, मेरा खुद का यहाँ पे 10 और 12 के बीच में 3 साल का गैप है, ठीक है, 10 और 12 के बीच में 3 साल का गैप है। मुझे लाइफ में कहीं पे भी कोई झंझट नहीं आ रहा, कहीं पे भी कोई झंझट नहीं आ रहा, मैं आराम आराम से सारा चीज में एलिजिबल हो जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। वही बात आ जाता है ना, सही डायरेक्शन पे चलोगे तो सही सही सारा कुछ तुम्हारा होगा यहाँ पे। अब भैया इसका खर्चा कितना आ जाएगा? तो देखो, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का ये करवा रहा है टीओसी, मतलब ट्रांसफर करा देगा, एज इट इज जो नंबर है वो एनआईओएस बोर्ड में बैठ जाएगा, ठीक है। कोई दोबारा एग्जाम नहीं देना, प्रैक्टिकल एग्जाम कुछ नहीं देना, एज इट इज नंबर बैठ जाएगा। उसके लिए अपना ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो ओरिजिनल सेंटर को भेजना होता है। टीओसी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसको देख देख के तुम लोग समझ लेना क्या प्रोसेस है, उसका अलग से 10-15 मिनट का वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे टीओसी का फीस देगा 230 रुपए। देखो, ये फीस है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड है, वहां पे तुम वहां पे गूगल पे सर्च करो, ठीक है, गूगल पे सर्च करो एनआईओएस फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर, फिर वहां पे sdmis.nios.ac.in वाले वेबसाइट पे यहाँ पे विजिट करो, sdmis.nios.ac.in वाले वेबसाइट पे जाओ, तो वहां पे फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये है स्ट्रीम टू अक्टूबर, ठीक है, स्ट्रीम टू, नीचे थोड़ा नीचे जब जाओगे तब पता चलेगा, स्ट्रीम टू अक्टूबर वाला ये फीस है, ठीक है। तो इसका रजिस्ट्रेशन फीस होता है 620 रुपए, और एग्जाम फीस होता है जो जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट है
रुपए थ्योरी एग्जाम फीस और 150 रुपए प्रैक्टिकल एग्जाम फीस। भैया वेबसाइट पे तो 250 रुपए शो कर रहा है और यहाँ पे 120 रुपए शो कर रहा है। अरे भाई बढ़ चुका है, वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एग्जाम फीस थोड़ा बढ़ चुका है और चेंज एट का 940 रुपए होता है, लेकिन इस केस में कोई चेंज एट फीस देना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट उसके पिछले वाले बोर्ड में था। यहाँ पे मान लो अगर बायोलॉजी ऐड करा था, ठीक है, तो इसका 620 तो भरना ही पड़ता रजिस्ट्रेशन फीस एग्जाम फीस, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 450 रुपए भरना पड़ता और चेंज एट का भी 940 भरना पड़ता और टीओसी का कोई फीस नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो ये जो बात है, तो यहाँ पे टीओसी का फीस हो गया 230 और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस इतना इतना हर एक सब्जेक्ट का। और जिस सब्जेक्ट का टीओसी करवा रहे हो उसका कोई रजिस्ट्रेशन एग्जाम और चेंज एट का कुछ नहीं देना होता। और एग्जाम फीस नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 300 और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 450 और इतना मिला के तुम्हारा इतना रुपए बनता है। और फिर 70 रुपए हर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एनआईओएस तुमसे चार्ज करता है। तो इधर इस केस में इसका बना 3590 रुपए एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट। इतना फीस बनेगा, इतने में ही उसका सारा चीजें हो जाएगा, ठीक है। मतलब मार्कशीट तक इसी में मिलेगा, इसके सिवाय और कोई फीस नहीं देना उसको एनआईओएस की दुनिया में। क्या हम ये फीस आपको भेजेंगे? अरे नहीं भाई, किसी को नहीं भेजना। ये जो पैसा है किसी को नहीं भेजना होता, ये तुम खुद ब खुद ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट कर दो। जैसे जेई का फॉर्म भरते है ना, जेई का फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, 1000 रुपए का फीस बन के आता है। अगर तुम जनरल और मेल कैटेगरी हो तो उसको क्या करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, है ना, ऑनलाइन पेमेंट करते हो। तो वही सेम चीज यहाँ पे ऐसा है, एनआईओएस का फॉर्म भरो, ठीक है, एनआईओएस का फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करो खुद ब खुद एनआईओएस के स्टूडेंट पोर्टल पे, ठीक है। ये जो काम है, तो ये फीस किसी को भेजना नहीं है, ये पहली बात मैं तुम्हें बता दूं। और यहाँ पे एज इट इज कॉलम और रो बना के सब्जेक्ट वगैरह लिख के अपना खुद ब खुद का फीस गिन लेना अपने केसेस के अकॉर्डिंग। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। तो क्यों मैंने स्टूडेंट को बोला कि तुम्हें सीबीएसई का छोड़ के एनआईओएस में आ जाना चाहिए? देखो होने को तो सीबीएसई में भी हो जाएगा, सीबीएसई में भी अगर वो पढ़ लिख लेगा उसी में सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा वो मन में डर बसा हुआ है कि कहीं फंस जाओ, कहीं फंस जाओ, ठीक है। तो इस वजह से मैंने बोला इधर आओ, इधर मौका ही मौका है, ठीक है। सही डायरेक्शन पे खेलेंगे तो सही डायरेक्शन पे खेलेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। तो यहाँ पे देखो सीबीएसई से अगर करना होता उसको एसेंशियल रिपीट वालों को तो ऑल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता, ओनली थ्योरी, दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना होता सीबीएसई बोर्ड में, ध्यान रखे भाई। और वहीं पे एनआईओएस में 2 का टीओसी हो जा रहा है, 3 का एग्जाम हो रहा है, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अगर किसी का इंग्लिश और मान लो 5th सब्जेक्ट में नंबर अच्छा खासा है 80 के ऊपर है तो वो टीओसी करा लेगा। भैया हमारा 50 नंबर है, हम क्या करेंगे, टीओसी करवाए या क्या करवाए? तो तुम टीओसी मत करवाओ, तुम्हारा टीओसी नहीं चाहिए। और अगर मैंने 50 नंबर का टीओसी करने का करवा लो, लेकिन ऐसे उठपटांग तरीके से नहीं। पहले देखना होगा करना क्या चाहते हो तुम। अगर तुम जेई के एस्पिरेंट हो, ठीक है, या नीट के एस्पिरेंट हो, किस चीज के एस्पिरेंट तुम हो, आगे जाके फ्यूचर में तुम्हें क्या करना है, वो सब कुछ सारा कुछ डिसाइड करके एक प्रॉपर कंसल्टेशन देके तुम्हारा मतलब डिसीजन मेकिंग किया जाता है कि भाई क्या करना सबसे बेहतर होगा तुम्हारे लिए इस मोमेंट पे। और यहाँ पे ओनली थ्योरी, और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में थ्योरी भी होगा प्रैक्टिकल भी होगा। तो भैया मैथ जैसे सब्जेक्ट में क्या होगा, अरे सिर्फ थ्योरी होगा। एनएस की दुनिया में मैथ का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, सीधा 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। मैथ इंग्लिश इन सबका 100 नंबर का एग्जाम होता है, इनका कोई प्रैक्टिकल थ्योरी वगैरह मतलब क्या कहते हैं प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता। और एक जो एनएस की दुनिया में तुम लोग सुनते हो टीएमए टीएमए टीएमए, तो टीएमए तुम्हारे लिए नहीं होता। जो स्ट्रीम टू अक्टूबर है, जो ऑन डिमांड के स्टूडेंट है, उनके लिए टीएमए नहीं होता। और एक तो सीबीएसई में खर्चा इतना आ जाएगा 2080 रुपए 5 सब्जेक्ट का। क्यों ऐसा आ जाएगा? क्योंकि जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सीबीएसई में उसका कुछ पैसा है 320 रुपए और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका कुछ पैसा है 480 रुपए। तो ये अगर जोड़ लो 5 सब्जेक्ट का तो 2080 रुपए बन जाएगा इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिकल एजुकेशन का। वही एनएस का फीस मैंने गिना के दिया था, इतना रुपए बन जाएगा। और सीबीएसई में एक तो सिंगल अटेम्प्ट, और फेब्रुवरी में अगर मान लो सीबीएसई में अगर मान लो बाई चांस फेब्रुवरी में तुम्हारा 75% नहीं बनता, 74.8% बन गया, ठीक है, और तुमने आईआईटी क्रैक कर दिया, मतलब जेईई मेंस क्रैक कर दिया 99 परसेंटाइल, ठीक है, 99 परसेंटाइल क्रैक कर दिया, कुछ उपाय नहीं होगा उस साल के लिए। आईआईटी वगैरह नहीं मिलेगा तुम्हें, आईआईटी वगैरह नहीं मिलेगा, एनआईटी प्लस सिस्टम में मतलब जोसा काउंसलिंग नहीं मिलेगा, ठीक है, जोसा काउंसलिंग नहीं मिलेगा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर तुम एनआईएस में मान लो अक्टूबर में तुम्हारा 75 नहीं आया, या मान लो दोबारा फेल हो गए, एब्सेंट हो गए, कुछ हो गया, ठीक है, कुछ हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले टाइम पे जनवरी टू मार्च जो ऑन डिमांड होगा, जनवरी टू मार्च जो ऑन डिमांड होगा, इसमें तुम बैठ के अपना क्लियर कर सकते हो सारा कुछ। अप्रैल 2027 में दोबारा एग्जाम देके क्लियर कर सकते हो। और ये इधर तक का रिजल्ट जोसा काउंसलिंग 2027 में, जोसा 2027 तक, ठीक है, 2027 तक एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट भाई अभी क्या है, अगर तुमने ठान ले लिया कि एनआईओएस में तुम्हें आना है और यहाँ पे क्लास 12 पीसीएम से हो, तो हमारे पास वो बायोलॉजी फिर आर्ट्स कॉमर्स इसका फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स इन सब का फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। सिर्फ पीसीएम फोकस्ड ये मेंटोरशिप प्लान है 1499 का, 1500 रुपए का मेंटोरशिप प्लान है। अब इसमें तुम्हें सारा फीचर जो भी तुम्हें चाहिए होगा, अगर मान लो तुम अप्रैल में आ रहे हो, इसका वैलिडिटी रहेगा 30 जून, ठीक है, 30 जून
2027 तक रहेगा, मतलब 1 ईयर का वैलिडिटी। आराम से तुम इस मेंटरशिप में, चाहे तुम अक्टूबर वाले के लिए आओ, अप्रैल वाले के लिए आओ, आराम से तुम्हें गाइड कर दिया जाएगा हर एक स्टेप पे। तुम्हारा टीएमए लेके, टीएमए वैसे स्ट्रीम टू अक्टूबर का होता नहीं है, अप्रैल वालों के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे टीएमए उनका होता है, अप्रैल वालों का होता है। पीसीबी क्लासेस लेके, पीसीपीपी अप्रैल वालों का होता है, तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, स्ट्रीम टू अक्टूबर का नहीं होता। तो हर एक चीज का गाइड तुम्हें कर दिया जाएगा। और प्रैक्टिकल को लेके, ठीक है, कि प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना होता है, प्रैक्टिकल फाइल का इवन सॉल्यूशन भी मिल जाएगा मेरे पास, सारा चीज का कोई झंझट तुम्हें नहीं आएगा। और पीवाईक्यूज वगैरह, ये वो राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, मतलब टिपिकल एक मेंटरशिप में जो जो चाहिए होता है वो सारा कुछ मिलेगा। और अभी तुम्हारा मतलब कंफ्यूजन है ना एनआईओएस की दुनिया में, जैसे आए हो यहाँ पे एंट्री लियो, तो एनआईओएस का जो टीचर है, जो कंटेंट है, ठीक है, एनआईओएस का जो कंटेंट है यहाँ पे ऑनलाइन में जो मिलता है, ऑफलाइन में भी जो मिलता है, वो काइंड ऑफ कचरा पंथी कुछ भी मिलता है। तो इसी वजह से तुम वाईटी में रैंडम एनसीईआरटी के लेक्चर्स देखने लगते हो, ठीक है, एनसीईआरटी या तुम्हारा क्या कहते हैं जेई नीट के लेक्चर्स देखने लगते हो, और तुम्हें समझ में नहीं आता, बड़ा कंफ्यूज होते हो तुम, मतलब किसका देखे किसका ना देखे, इस वाले चैप्टर के लिए रेलेवेंट लेक्चर कौन सा होगा, किसका ढूंढे। तो उतना टाइम अगर तुम्हारा जा रहा है तो मेंटरशिप प्लान में रहोगे, प्रॉपर मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन सा क्या देखना चाहिए, स्टडी टारगेट्स वगैरह तुम्हें दिया जाएगा, और वो सारा चीज टिपिकल 1-to-1 मेंटरशिप जो होता है। कोई भी प्रॉब्लम आए तुम मेरे से डायरेक्ट टेक्स्ट पे बात कर सकते हो, और फोन कॉल्स पे लिमिटेड टाइम के लिए बात कर सकते हो। ऐसा अब ऐसा तो होगा नहीं कि 6 घंटा तुम मेरे से दिन में फोन कॉल्स में बात किए जा रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं ना। यही बात है भाई, टिपिकल ये मेंटरशिप प्लान में जो जो चाहिए होगा सारा चीज तुम्हें मिलेगा 1499 में। और इसको लेने के बाद तुम्हें और कहीं पे भी भटकना नहीं है, इसी में सारा कुछ तुम्हारा कवर्ड हो जाएगा। लेक्चर कहाँ से देखने, बुक में से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, पीवाईक्यूज मिलेगा तुम्हें, प्रैक्टिकल फाइल का सॉल्यूशन मिल जाएगा, एग्जाम का सारा वो गाइडेंस वगैरह A to Z सारा कुछ तुम्हें मेरे थ्रू मिल जाएगा। ये सारा चीजें टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां से मेंटरशिप प्लान को बाय करो। और कोई अगर यहाँ पे ऐसा है कि काउंसलिंग ऑलरेडी ले लिया 499 का, 499 का काउंसलिंग लिया मेरे से, एंड उसको अगर लगता है कि भैया मैं आपसे मतलब कनेक्ट होकर कंटिन्यू करना चाहता हूँ एनआईएस में अपनी जर्नी, तो मुझे आपके मेंटरशिप प्लान में ज्वाइन होना है, तो तुम्हारे लिए 499, तो तुम्हारे लिए 499 तो तुमने ऑलरेडी पे कर दिया मुझे, तो उसके बाद तुम्हें बस और 1000 रुपीज ही देना है, तुम्हें एक्स्ट्रा दोबारा ये 1499 नहीं देना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 1000 रुपीज ही देना पड़ेगा। तो एक तो पहली बात, गाइडेंस में सारा कुछ समझ लिया कि कैसे क्या गुजरना पड़ता है, सारा कुछ A to Z क्लैरिटी मिल गया, कोई झंझट नहीं आ रहा वहां पे। और फिर अगर मन चाहे कि नहीं कंटिन्यू करना है यहाँ पे आके मेरे मेंटरशिप प्लान में तुम्हें रहना है, तो 1000 रुपीज और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो है ना बढ़िया चीज, तो इसको बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी मैं यहाँ पे अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर तुम्हें दे रहा हूँ, और जनरल इंक्वायरी के लिए ये नंबर नहीं है, 9382893826 जनरल इंक्वायरी के लिए ये नंबर नहीं है, ठीक है, मैं पहले क्लियर करके देता हूँ। ये नंबर तभी मतलब तुम व्हाट्सएप पे मेरे से टेक्स्ट करना अगर मान लो पेमेंट लेके कोई दिक्कत हो रहा हो या पेमेंट फंस गया हो, तभी जाके तुम मेरे से वहां पे व्हाट्सएप पे बताना कि भैया पेमेंट करने में ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन मैं निकाल दूंगा, कोई झंझट तुम्हें होगा नहीं। और रही बात यहाँ पे, देखो क्यों मतलब ये जनरल इंक्वायरी वाला नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग क्या है ना, ब्रोकर लोग, दलाल लोग, मतलब भड़ भड़ के यहाँ पे मैसेज करते रहते कि इसमें फंस गया तो क्या करे, उसमें फंस गया तो क्या करे। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, जेन्युइन जो स्टूडेंट है, जो मतलब जिसको सही में प्रॉब्लम है, मैं उसी का हेल्प करूंगा। मैं यहाँ पे कोई दलाल या ब्रोकर इन सब का हेल्प यहाँ पे नहीं करूंगा। और वैसे भी देखो, अगर प्रॉपर मतलब तुम्हारा सेशन ना रखो 30 मिनट्स का, ठीक है, 60 मिनट्स का, तो मैं कैसे समझ पाऊंगा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। भाई एक प्रॉब्लम समझने में मुझे टाइम तो चाहिए होगा, और क्या तुम्हें आगे जाके करना है, वो 2-5 मिनट का गेम थोड़ी है कि मतलब मैं तुम्हें बता दिया हाँ बेटा ऐसा है ऐसा कर लो, तो उस तरीके से नहीं होता भाई। उस तरीके से तो यही एसेंशियल रिपीट वाला धक्के खाना होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो प्रॉपर अगर कंसल्ट मुझे करना है तो प्रॉपर मुझे टाइमिंग भी चाहिए, उस वजह से ऑब्वियसली अगर टाइमिंग में अपना खर्चा कर रहा हो तो पेमेंट भी तो चाहिए होगा मुझे। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने अपना 2 प्लान रखा है, तुम इसे बाय कर सकते हो। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय सभी को, थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए।